हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एएफसी के लिए हिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये पिछली बार कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सबकी प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, in the context of international affairs which one of the following is correct about लॉर्ड कर्जन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन के बारे में सही है, आपको ये बताना है। सबसे पहले हमें समझना है कि लॉर्ड कर्जन कौन था। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश इंडिया में हमारे देश में वॉइसरॉय हुआ करता था। अपने टेन्योर के टाइम पे जब लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय था, उसके टेन्योर के टाइम पे उसने अपना स्पेशल अटेंशन हमेशा कहाँ पे रखा? पर्शियन गल्फ में रखा। पर्शियन गल्फ के इलाके में हमेशा अपना एक स्पेशल अटेंशन हमेशा रखा करता था। इसने हमेशा ब्रिटिश इंडिया ट्रेड को पर्शिया के साथ एनकरेज करने में जोर दिया। ब्रिटिश इंडिया के जितने भी व्यापार होते थे उसको पर्शिया के साथ करने के लिए हमेशा एनकरेजमेंट यह दिया करता था। इसने क्वेटा सिएस्टन ट्रेड रूट, ठीक है, क्वेटा सिएस्टन ट्रेड रूट यह भी स्टार्ट किया था, और उसके लिए इसने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको कि रेसिडेंट्स कहा जाता था। ठीक है, रेसिडेंट्स कौन हुआ करते थे? केटा सिएस्टन ट्रेड रूट में जो इसके ऑफिशियल्स थे उन सभी को रेसिडेंट कहा जाता था। लॉर्ड कर्जन ने हमेशा पर्शिया, तिब्बत और अफगानिस्तान जो कंट्रीज थी इनके लिए एक अग्रेसिव विदेशी पॉलिसी यानी कि अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इनके खिलाफ हमेशा इसने अपनाई। तो जितनी मैंने आपको जानकारी दी इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो पर्शियन गल्फ वाला इलाका था वहां पे इसका स्पेशल अटेंशन हमेशा रहा करता था। ही एडवोकेटेड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी। क्या यह पैसिफिस्ट पॉलिसी की वकालत किया करता था? हमने अभी बात करी कि जो तिब्बत, अफगानिस्तान, पर्शिया था वहां पे इसकी पॉलिसीज कैसी थी? थोड़ा एग्रेसिव थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर द पर्शियन गल्फ एंड सिएस्टन ओवर द पर्शियन गल्फ एंड सिएस्टन। ये बिल्कुल सही आंसर है कि इसने हमेशा सिएस्टन और पर्शियन गल्फ में अपने व्यापार को एनकरेज करने पे हमेशा जोर दिया, और वहाँ पे ब्रिटिश स्फीयर का इन्फ्लुएंस हो इस बात का उसने हमेशा ध्यान रखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आसाम इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जब था उस टाइम पे आसाम के बारे में निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शंस में से क्या सही है आपसे पूछा जा रहा है। आसाम आज के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, उस टाइम पे भी था। और आसाम का मैप जब आप देखेंगे भारत के मैप में तो कुछ टी के शेप में है। इससे आप लोग याद रखेंगे कि आसाम में टी यानी कि चाय का उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस है कि इट वाज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इट वाज मेड अ प्रोविंस इन 1865, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय अहोम किंग्स। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली आसाम में अहोम रूलर्स हुआ करते थे और 1874 में बंगाल से सेपरेट भी हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में 2-4 फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए 1824 में 1824 में आसाम को ऑक्यूपाई किया गया था ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी इन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया था, और 24 फरवरी 1826 में ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स और बर्मीज के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एक यंदाबू ट्रीटी हुई थी। उस यंदाबू ट्रीटी के तहत बर्मा ने आसाम को सीट कर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन ने बर्मा को वहां पे क्या कर दिया था? सीट कर दिया था। ठीक है, ये आसाम जो था बर्मा के द्वारा ब्रिटेन को सीड कर दिया गया, सीट मतलब उसको दे दिया गया एक तरीके से। फिर 1826 से लेकर के 1826 से लेकर के 1832 तक इसको बंगाल का पार्ट बना के रखा गया। ठीक है, इसको बंगाल का पार्ट बनाया गया और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उस टाइम पे आता था। उसके बाद 1832 से लेकर के 1838 तक आसाम प्रिंसली स्टेट जो था उसको रिस्टोर किया गया इन अपर आसाम। मतलब जो आसाम हुआ करता था बेसिकली, मान लो ये आसाम है तो ये हुआ अपर आसाम और ये हुआ लोअर आसाम। जो अपर आसाम था यहाँ पे अहोम का रूल हुआ करता था, अहोम शासक यहाँ पे हुआ करते थे अपर आसाम में। और जो लोअर आसाम था, लोअर आसाम में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था।
तो यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय अहोम किंग्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा आसाम प्रिंसली स्टेट नहीं हुआ करता था, केवल और केवल अपर आसाम प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसको कि अहोम रूलर के द्वारा कंट्रोल किया गया, लेकिन जो लोअर आसाम था इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किया गया था। तो 1874 में ये सेपरेट हुआ बंगाल से, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1838 तक के बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट रहा, उसके बाद 1874 बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल से यह अलग हो गया था और अपर आसाम में अहोम रूलर्स का शासन हुआ करता था। और वो अहोम रूलर कौन था? पुरंदर सिंह, ठीक है, हु बिकेम द किंग ऑफ अहोम किंगडम ट्वाइस, ठीक है। तो अहोम रूलर के द्वारा अपर आसाम में कंट्रोल किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने, आपको इमेज दिख रही होगी, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर आप ईओ एओ जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए एक बेहतरीन कोर्स एग्जाम के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पे आपको 20 मॉक टेस्ट जिसमें 2400 क्वेश्चंस लगभग होंगे और 6 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, और 4000 क्वेश्चंस इन सेक्शन टेस्ट में आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद वीडियोस। तो ये सारे हमारे इस कोर्स के फीचर्स हैं, जहाँ पे आपको फ्लैट 45% का ऑफ मिलेगा अगर आप लोग इसको अभी के अभी एनरोल करते हैं। तो जाइए एनरोल कीजिए हमारी वेबसाइट में जाकर के, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और एक बेहतरीन सा कोर्स आप लोग अवेल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वर द पीजेंट एसोसिएशन सेटअप इन केरला इन 1930s कॉल्ड। 1930 के टाइम पे केरला, जो कि मालाबार कोस्ट जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, केरला में कुछ पीजेंट एसोसिएशंस वहाँ पे फॉर्म हुए थे। तो इन पीजेंट एसोसिएशंस को इन चारों में से क्या बोला जाता था? किसान सभा, कीर्ति किसान, कर्षक संगम या फिर किसान मोर्चा, इसको क्या बोलते थे? देखिए, जो केरला का मालाबार रीजन है वहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी एक्टिविस्ट हुआ करते थे, कांग्रेस की जो समाजवादी विचारधारा वाली ब्रांच थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट जो हुआ करते थे CSPA, इनके द्वारा फार्मर्स को वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया जाता था और जितने भी ये पीजेंट्स होते थे इनको सपोर्ट किया जाता था इनको उत्थान के लिए। तो इनके द्वारा केरला के मालाबार रीजन में एक पावरफुल पीजेंट मूवमेंट डेवलप हुआ, ठीक है। और 1934 के टाइम पे सारी बातें हुई थी, जिसमें ये लोग विलेजेस में जाते थे और वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी अपने तरीके से उनके साथ वार्तालाप किया करते थे। तो जो ये पीजेंट मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उसके ही फलस्वरूप एक एसोसिएशन यहाँ पे बनाई गई जिनको बोला जाता है पीजेंट एसोसिएशंस। और इन पीजेंट एसोसिएशन को ही हम क्या बोला गया बाद में? कर्षक संगम, ठीक है। कर्षक या कृषक संगम इनको बाद में बोला गया था। इनकी कुछ डिमांड्स हुआ करते थे, जैसे एडवांस रेंट के बारे में, रिन्यूअल फीस के बारे में बात किया करते थे। काफ़ी सारी अपनी इन डिमांड्स के साथ अपने इस मूवमेंट को लोग चला रहे थे। बेसिकली आपको याद रखना है कि केरला में जो पीजेंट एसोसिएशन थे उनको कर्षक संगम यानी कृषक संगम भी इनको बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। हु सेट अप द भारत श्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910। इन चारों में से किसने भारत स्त्री महामंडल इसको सेटअप किया था, जिसकी पहली मीटिंग इलाहाबाद में हुई थी 1910 में। देखिए, जो भारत श्री महामंडल था यह हमारे देश का एक तरीके से बोल सकते हैं भारत का पहला वुमेन एसोसिएशन था। फर्स्ट ऑल इंडिया, क्या था ये? फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन हुआ करता था, भारत स्त्री वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था 1910 में। और सेटअप किसके द्वारा किया गया था, यही आपके लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी चौधरानी, इनके द्वारा 1910 में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन एक तरीके से द्वारा, इसका नाम था भारत स्त्री, इसको सेटअप किया गया था। इसको सेटअप किया गया था लाहौर में, LAHORE लाहौर में। उस टाइम पे तो इंडिया में हुआ करता है, हिंदुस्तान में, अभी वाली पाकिस्तान में है। तो इसको सेटअप किया गया था 1910 में लाहौर में, और इन नवंबर 1910 तो नवंबर के महीने में इसको किया गया था वहाँ पे। इसकी पहली मीटिंग जो डिसाइड की गई थी कहाँ पर हुई थी, जो क्वेश्चन आपको बताया भी गया है, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में हमारे भारत में ही है। 1910 में इलाहाबाद में इसकी पहली मीटिंग रखी गई थी, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा किया गया था? सरला देवी चौधरानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस वाज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। पख्तून, खुदाई खिदमतगार, यंग इंडिया, इंडिया अवेकन्स, इन चारों में से कौन सा पब्लिकेशन है जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1928 में स्टार्ट किया गया था?
देखिए पख्तून की बात करोगे तो यहाँ पे भी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है। खुदाई खिदमतगार में भी मतलब इसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, इसमें भी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है। बाकी यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, यहाँ पे इनका कोई नाम नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जो खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ करते थे वह पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हुआ करते थे। पश्तून भाषा कहाँ बोली जाती है, अफगानिस्तान, ठीक है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है वहाँ पे पश्तून भाषा वहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो जो पश्तून एक्टिविस्ट थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, वही हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने हमेशा काम किया टू एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश राज फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया से। इन्होंने हमेशा यह काम किया कि जो कॉलोनियल इंडिया था वहाँ से ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक दिया जाए, इसके लिए इन्होंने हमेशा काम किया। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी चलाए, जिसमें से एक तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका अंजुमन ई इस्लाह उल अफगान, ठीक है, नाम थोड़ा टफ है, लिख देता हूँ यहाँ पे अंजुमन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो आपको बता रहा हूँ। अंजुमन ए इस्लाह उल अफगान, क्योंकि अफगान में थी, पश्तून भाषा वहीं बोली जाती है, आदिवासी होते हैं वहाँ के, पश्तूनी आई। तो अंजुमन ए इस्लाह उल अफगान एक मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया था 1921 में। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन ए जमींदारन था, 1927 में द्वारा फॉर्म किया गया था। ऐसे ही यूथ मूवमेंट था पश्तून जिरगा, जो कि 1927 में पश्तून जिरगा पीजे 1927 में इनके द्वारा किया गया था। यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ मूवमेंट बेसिकली ये हुआ करता था। इसी के साथ साथ एक पब्लिकेशन, एक मैगजीन थी जिसका नाम हुआ करता था पख्तून, ठीक है। पख्तून क्या थी, एक मैगजीन थी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1928 में पब्लिश की गई थी। इसी के साथ साथ जो खुदाई खिदमतगार है यह भी खान अब्दुल गफ्फार खान से एसोसिएटेड है, लेकिन यह एक मूवमेंट हुआ करता था, ठीक है। खुदाई खिदमतगार एक मूवमेंट था, लेकिन पख्तून एक पब्लिकेशन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पख्तून हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य महिला समाज इन द अर्ली 1880s। आर्य महिला समाज अर्ली 1880s में कौन इसके फाउंडर हुआ करते थे, आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडित रामाबाई या फिर रामाबाई रानडे। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आर्य समाज 1880 में स्टार्ट किया गया था और पंडित रामाबाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1880s में, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। और कहाँ स्टार्ट किया गया था 1880s में, जब ये पुणे मूव हुई थी, ठीक है, पुणे। इसके बाद ये कहाँ चले गई थी, पुणे चले गई थी, तो वहाँ पे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स एजुकेशन। मतलब इसके माध्यम से वुमेन की एजुकेशन पे जोर देते थे, ठीक है। और कुछ जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं चाइल्ड मैरिजेस के, उसके खिलाफ भी लोगों को बताना, उसके बारे में भी लोगों को बताना इनका मेन उद्देश्य हुआ करता था। पंडित रामाबाई किसके माध्यम से, आर्य महिला समाज के माध्यम से 1880 में। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन यही हैं आपके सामने, बताओ इनमें से आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलो हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। इनमें से एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए कौन थे जो सबसे पहले पहले इंडियन थे जो जेल जिनको हुई थी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। देखिए कैलकाटा हाईकोर्ट में एक जस्टिस हुआ करते थे, इसका नाम था जस्टिस नॉरिस। इसका आंसर जो भी है, उन्होंने जस्टिस नॉरिस के खिलाफ कुछ एक लेख लिख दिया था जिसके लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। वो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, एक एडिटोरियल लिख दिया था बंगाली भाषा में 1883 में। 2 अप्रैल 1983 को एक एडिटोरियल इन्होंने लिख दिया था, किसके खिलाफ, इस नॉरिस के खिलाफ। तो जिसके लिए क्या किया गया, इनको बाद में जेल में डाल दिया गया था और पहले इंडियन बन गए थे जो एज ए जर्नलिस्ट अपनी परफॉर्मेंस या अपने आप को परफॉर्म करते हुए जेल में गए थे उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड लुकिंग बैक। इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्मर हैं जिनकी एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है लुकिंग बैक, जो डिस्क्राइब करती है हिज एक्सपीरियंसेस इन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर वुमेन इन पूना। जो 1890 के टाइम पे वुमेन के लिए पूना में स्कूल्स को सेटअप करने के पक्ष में हुआ करते थे। तो लुकिंग बैक उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, तो केशव कर्वे, के.टी. केलाम, ज्योतिराव फुले या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी भी ये है, उनके 2 ऑटोबायोग्राफी और हैं, जिसमें से एक है आपकी आत्मारुद्ध, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि मराठी लैंग्वेज में है।
और जो ये है लुकिंग बैक, ये कौन सी लैंग्वेज में लुकिंग बैक, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ठोडो केशव कर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है आत्मारुत, जो कि मराठी में है, और लुकिंग बैक जो कि इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अपनी इन ऑटोबायोग्राफी जब बुक्स के माध्यम से बताया करते थे कि अपने एक्सपीरियंसेस को बताया करते थे, वुमेन के लिए स्कूल्स को सेटअप करने के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे बताया करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर से आपके लिए मैं लेके आऊँगा ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।